नमस्कार सभी को। दोस्तों, कहीं पे जब एजेंसियां सक्रिय हो जाएं किसी राज्य में, वहां के विपक्ष के नेता कोर्ट रूम के और जेल के चक्कर लगाना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए कि चुनाव का मौसम वहां पे शुरू हो चुका है। और ये मौसम अभी बिहार में बहुत तेजी से आ रहा है और इस मौसम की चपेट में सबसे पहले लालू परिवार आया है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप फ्रेम कर दिया है और पास्ट का एक्सपीरियंस बता रहा है कि पूरे बिहार चुनाव के दौरान इन पे ये जो केस चल रहा है, इसकी कार्रवाई, इसकी सुनवाई, इसमें जो अपडेट है वो बड़ी जल्दी जल्दी होने वाला है। लेकिन दिलचस्प होगा यहाँ पे देखना कि ये केस आरजेडी के लिए एक राजनीतिक आपदा साबित होता है या फिर आपदा में अवसर के रूप में बदल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा केस है क्या, मामला क्या है, अदालत की इस पे क्या कार्रवाई चल रही है, इसके राजनीतिक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और इस केस को लेके और जिस तरीके से जहां भी जिस राज्य में भी चुनाव होता है वहां पे विपक्षी नेताओं पे केस का शिकंजा तेज कर दिया जाता है, इस हिसाब से जनता का मूड बिहार में कैसा है, सब कुछ हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो अभी दिल्ली में है, एक पुरानी केस जिसको फिर से जिंदा किया गया है उसके सुनवाई के मामले में, और ये केस है आईआरसीटीसी घोटाला का। और दोस्तों, जब 13 अक्टूबर को राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट में जब 3 पीढ़ियों का यह राजनीतिक परिवार एक साथ पेश हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार की राजनीति भी उसी कोर्ट के बाहर आके ठहर गई। सवाल यहाँ पे ये है कि ये मुकदमा आरजेडी को डुबोएगा या एक सहानुभूति की लहर लाके आरजेडी को और ऊपर ले जाएगा। लेकिन इसको जानने से पहले पूरा केस क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसको हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो दिल्ली की अदालत ने हाल ही में आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। यानी अब मुकदमा औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। चार्ज किस बात के लगाए गए हैं? तो देखो, चार्ज लगा है आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी का, धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश का, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1) भी लगाया गया है। अब इन धाराओं में जो मैक्सिमम सजा होती है वो होती है 7 साल की। हालांकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं सिर्फ लालू यादव पे लगाई गई हैं, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी इसमें शामिल नहीं है। और जब सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों से पूछा कि क्या आप अपना अपराध कबूल करते हैं, तो लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने एक सुर में कहा कि हम निर्दोष हैं और मुकदमे का सामना करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि लालू की स्थिति की। देखो, लालू इस समय व्हील चेयर पर हैं, व्हील चेयर पर ही वो कोर्ट में भी पहुंचे। बीमारी की वजह से वो लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से लगभग दूर रहते हैं। दिसंबर 2022 में उनका किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ था और तब से उन्हें रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी उनके साथ थी और अदालत में पेश होने से एक दिन पहले यानी 12 अक्टूबर की रात को ये तीनों पटना से एयरलिफ्ट होकर सीधे दिल्ली आए और मीसा भारती के पंडारा रोड आवास पर ठहरे थे। पूरा मीडिया वहां पे डेरा डाले हुए था क्योंकि सबको पता था कि अगले दिन की खबर जो होगी वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जरा सा हम केस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, मामला था 2004 से 2009 के बीच का, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई के मुताबिक उस वक्त 2 रेलवे होटलों, एक पुरी में और एक रांची में, इन दोनों को पहले भारतीय रेलवे से आईआरसीटीसी में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद संचालन और रख रखाव के लिए सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पे दे दिया गया। अब यहाँ पे सीबीआई का आरोप ये है कि इस पूरे प्रोसेस में टेंडर प्रक्रिया में इरेगुलरिटीज की गई, शर्तें बदली गई और इसके एवज में लालू परिवार को जमीन भी मिली, यानी लैंड फॉर लीज या कहें कि लैंड फॉर होटल स्कीम के रूप में। यहाँ पे क्विड प्रो क्यो यानी कि रिश्वत के बदले फायदा का तत्व बताया गया। हालांकि अभी इस स्टेज पर अदालत ने माना है कि इसका कोई ठोस प्रमाण अभी उनको नहीं दिख रहा है। अगर हम चार्जशीट में शामिल नामों की बात करें तो इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, वीके अस्थाना और आरके गोयल जो उस समय महाप्रबंधक थे आईआरसीटीसी के, और इसके अलावा सुजाता होटल्स के डायरेक्टर विजय कोचर और विनय कोचर का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये तो हो गया इस केस का कॉन्टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की और चुनाव पे इसका क्या असर होगा उसके बारे में। देखो, अगर हम राजनीति की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुकदमे से आरजेडी को लाभ होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है। आप याद करिए 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था, लालू तब रांची की जेल में थे, सेहत भी उनकी काफ़ी गिरी हुई थी। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने अकेले पूरा चुनाव लड़ा था। भाजपा और जेडीयू दोनों को चौंकाते हुए आरजेडी वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तब भी लोग बोल रहे थे कि उस समय लालू यादव के प्रति एक सहानुभूति की लहर चली थी। अब भी वही स्थिति दोहराए जाने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। लालू का नाम बिहार की स्मृति का एक हिस्सा है, उनकी छवि गरीबों की आवाज़ के तौर पर मानी जाती है और इसीलिए विरोधियों के आरोप भी कभी कभी उनके लिए लाभकारी भावनात्मक लहर लेकर आते हैं। तेजस्वी यादव ने अदालत के बाहर कहा है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह सब चुनावी मौसम में ही क्यों होता है। अब उनका यह सवाल इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी रंग दे देता है। वहीं बीजेपी का रुख लगातार आक्रामक है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में परिवारवाद को छुपाया नहीं जा सकता है। एनडीए के प्रवक्ता लगातार ये बात कह रहे हैं कि लालू जी की राजनीति घोटालों पर ही टिकी थी।
लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि 20 साल पुराने मामलों को ठीक चुनाव से पहले ही क्यों सक्रिय कर दिया जाता है? क्या ये कानून का काम है या फिर राजनीति की टाइमिंग है? और ये सवाल तो 2017 में भी उठा था जब सीबीआई ने पहली बार इस केस में जांच शुरू की थी और उस वक्त तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने उसी समय महागठबंधन छोड़ के एनडीए में वापस लौटे थे। अब 8 साल बाद चार्जशीट फ्रेमिंग फिर चुनावी माहौल में हो रहा है, तो ये टाइमिंग कहीं ना कहीं एक राजनीति की ओर संकेत दे रही है, जो बीजेपी की राजनीति लगभग हर राज्य में देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद इस समय तेजस्वी यादव के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहली है कानूनी, क्योंकि उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया गया है, जबकि केस की अवधि में, मतलब जब ये केस जिस समय का है उस समय तेजस्वी यादव की उम्र महज 15 साल थी, यानी वो नाबालिग थे। और दूसरा चुनौती है उनका राजनीतिक तौर से, क्योंकि उन्हें जनता के बीच में ये दिखाना होगा कि वो लालू के वारिस सिर्फ नाम से नहीं है, लड़ाई के जज्बे से भी हैं। तेजस्वी बार बार मंचों से कहते हैं कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स से वो डरने वाले नहीं हैं, ये एजेंसियां हमारी आवाज़ को रोक नहीं सकती। अब जब चार्ज लग गया है तो जनता भी देखना चाह रही है कि क्या तेजस्वी यादव वही ठोस रुख बनाए रखते हैं, क्योंकि जनता के बीच में क्या परसेप्शन जाता है उसी पे काफ़ी हद तक चुनाव डिपेंड करता है। और जब बात हम परसेप्शन की करते हैं तो बड़ी भूमिका जो है वो मीडिया की भी आ जाती है। और पारंपरिक मीडिया में जो टीवी चैनल्स हैं उनका बड़ा हिस्सा लालू परिवार के खिलाफ हमेशा से मुखर रहा है। 2017 से लेकर अब तक भ्रष्टाचार के नाम पे जो भी नैरेटिव गढ़ा गया है उसको फैलाने में मीडिया का काफ़ी रोल रहा है, जिससे आम मतदाता को भी प्रभावित किया गया है। और इन मीडिया द्वारा कभी भी केस की बारीकियों पे, उसके टाइमिंग पे बात नहीं की जाती। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में एक तरफा नैरेटिव चलाना सरकार के लिए भी मुश्किल होगा, जहाँ पे यूथ वर्ग काफ़ी तेजी से तेजस्वी से कनेक्ट करता है। इसीलिए राजनीति अब सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं चल रही है, नैरेटिव के मैदान पे भी लड़ी जा रही है। हालांकि जनता को काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। और बिहार में आम मतदाता का मानस एक मिस्र टाइप का है। गांव में लोग कहते हैं कि लालू तेजस्वी गरीबों के नेता हैं, उनको फंसाया जा रहा है। वहीं पे जो सारी औद्योगिक वर्ग है वो कह रहा है कि गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी। पिछले 10 साल में लालू परिवार लगातार जांच एजेंसियों के निशाने पर रहा है। सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, हर मोड़ पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि उनका राजनीतिक ग्राफ इससे गिरा नहीं है, या तो स्थिर बना हुआ है या तो ऊपर गया है। ये बता रहा है कि काफ़ी हद तक बिहार की जनता कानूनी केसों से ज़्यादा सामाजिक प्रतिनिधित्व को महत्व देती है। और भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, उसकी रणनीति यही है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो प्रतीक है, उसको चुनाव में लेकर आना और विपक्ष को परिवार बनाम विकास के फ्रेम में डालना। और ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है अगर आरजेडी यह दिखाने में सफल हुई कि बीमार और बुजुर्ग नेता यानी लालू जी को केवल चुनावी वजह से परेशान किया जा रहा है, तो इससे आरजेडी को उल्टा चुनाव में फायदा भी हो सकता है। और अगर हम अब कोर्ट के आगे की प्रक्रिया की बात करें तो क्योंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है तो अगला चरण होगा ट्रायल का। सीबीआई की ओर से गवाही पेश की जाएगी, दस्तावेज रखे जाएंगे और बचाव पक्ष अपना तर्क देगा। और हमें पता है कि ये जो ट्रायल्स होते हैं ये महीनों क्या सालों तक अभी चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे चुनावी मौसम में ये मुद्दा बना रहेगा और जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा। किसी फैसले आने की संभावना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कानून अपना काम करता है राजनीति की टाइमिंग देख के, आपको क्या लगता है इस केस से लालू परिवार को आने वाले चुनाव में फायदा होने वाला है? उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ, या फिर ये कहिए उनके प्रति जो सहानुभूति का ग्राफ है वो बढ़ने वाला है, या आपको लगता है कि इससे आरजेडी को चुनाव में नुकसान होगा क्योंकि उनकी छवि डैमेज हो रही है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।